डर अच्छा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन 4 सामान्य जनजीवन की बहाली के बहुत करीब है। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी इलाकों में अब कामकाज पहले की तरह ही करीब पहले की तरह ही शुरू हो सकेगा। यहाँ पहले की तरह का मतलब ठीक से समझना ज़रूरी है। कोरोना तो कहीं गया नहीं है, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा टास्क बनकर सामने खड़ा है। संक्रमितों की तादाद 2 महीनों में कई गुना बढ़ गई है, लेकिन रोटी का तकाजा है कि बहुत समय तक हम सब कुछ बंद करके नहीं बैठ सकते। इसलिए बाहर तो आना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन यहीं से हमारी समझदारी, जिम्मेदारी, जागरूकता की परीक्षा शुरू होती है। लॉकडाउन 4 की शिथिलताओं में जब हम घर से निकलें तो क्या क्या सावधानियां हमारी आदत का हिस्सा बन जाएं, और जब घर में वापस घुसें तो कैसे घर वालों को अनचाही सौगात से बचाएं, ये लॉकडाउन 4 में ख्याल रखना ही होगा। इसको हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे आज प्राइम डिबेट में, इन सवालों के जरिए कि लॉकडाउन 4 शिथिलता या और सावधानी की दरकार वाला है। वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिनको आदत बना लेना है। और सतर्क रहे तो कैसे रोका जा सकेगा कम्युनिटी स्प्रेड को। हमारे साथ डॉक्टर CL नवल हैं प्राइम डिबेट में। आज आप SMS मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं और मेडिसिन के पूर्व HOD हैं। डॉक्टर JS मक्कड़ साहब हैं, आप कार्डियो डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं ESCC के। और डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ शिकागो के सेंट लुइस से जुड़े हुए हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर मक्कड़ साहब, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये सवाल है मेरा कि आधिकारिक स्तर से और जिम्मेदार स्तर से ये बातें कही गई हैं कि लॉकडाउन का जो पर्पज़ था वो ये था कि कोरोना का प्रसार, कोरोना के संक्रमण का फैलना और सरकार की तैयारियां, इसके बीच में गैप नहीं रहे। सरकार की तैयारियां आगे रहें, कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है वो पीछे रहे, ताकि उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सके। ये नहीं था इसका मतलब कि लॉकडाउन में कोरोना को खत्म कर दिया जाएगा, और लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा का मतलब ये होगा कि अब कोरोना भी खत्म हो गया। तो सरकार की तैयारी ये थी कि हम संसाधन अपने तैयार कर लें, हम तैयार हो जाएं, तब तक ये ब्लास्ट नहीं करे। इसको कैसे समझा जाए डॉक्टर मक्कड़? देखिए, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि संक्रमण को रोका नहीं जा सकता, संक्रमण की गति को रोका जा सकता है। और लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि गति इतनी कम कर दी जाए कि हेल्थ केयर जो है वो ओवरबर्डन नहीं हो और भीड़ नहीं लगे मरीजों की, और एक साथ बहुत सारी मृत्यु नहीं है। अगर एक साथ केसेज आते हैं तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। हमारे यहाँ मृत्यु दर कम इसीलिए हुई कि लॉकडाउन की वजह से हमें धीरे धीरे केसेज आए। हमारा जो ग्राफ था, जो एपिडेमिक कर्व होता है, वो स्लो ऊपर जा रहा है। तो शुरू में ये तैयारी करने का मौका मिला सरकार को, और तैयारी अच्छी हुई। मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि क्वारंटीन बेड वापस आता हूं मक्कड़ साहब आपके पास। डॉक्टर CL नवल, इस बात को मैं आपसे जी बोलिए मक्कड़ साहब, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है अब? जी हाँ, तो ऐसा है कि जैसे हमने बताया कि गति को कम करना है। संक्रमण पहले भी था, संक्रमण अब आगे आएगा। लॉकडाउन खुला है तो गति बढ़ेगी, लेकिन इस संक्रमण की गति को धीमा ही रखना है। संक्रमण जब तक नहीं रुकेगा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता या हर्ड इम्यूनिटी नहीं पैदा होती, संक्रमण नहीं रुकेगा। लेकिन गति धीमी करने का अब जो तरीका है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग, जो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों हथियार हैं। पहले लोग हमें कह रहे थे कि हम वॉरियर हैं, हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं। अब हर आदमी एक आर्थिक योद्धा बन के घर से निकलेगा, लेकिन ये 3 हथियार होंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। इसी से ही हम इसके संक्रमण की गति को धीमा कर सकते हैं। अच्छा मक्कड़ साहब, एक बात बताइए,
बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी अनधिकृत सूचनाएं लोगों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए फैलती रही हैं, जिन्होंने लोगों को डराया भी है, लोगों को परेशान भी किया है, चिंतित भी किया है और बहुत जगह बेजा तरीके से खुश भी किया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उनमें से कुछ बातें ये थी शुरुआती दौर में जब कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ और फैलने लगा और चिंताएं उभरी लोगों की कि साहब हमारे यहाँ तो पीपीई किट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उस संख्या में जिस संख्या में चाहिए मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, और ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स की बात आई कि वेंटिलेटर नहीं है हमारे यहाँ। अब हम इस लड़ाई को लड़ के अनुभव ले चुके हैं 2 महीने में। आज हम जब इसका तजुर्बा लिए हुए हैं 2 महीने का, तो हमको क्या समझ में आता है, क्या वेंटिलेटर्स की वास्तव में उस पैमाने पर ज़रूरत है जिस पैमाने पर शुरू में कहा गया था? क्या पीपीई किट और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर उस तरह की कमी से जूझेंगे हम, अगर ये बड़े लेवल पर एक साथ अगर आता है तो भी? जी, पहली बात तो रही पीपी किट की और मास्क की, तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है कि इस 2 महीने के अंदर हम इस मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। हमारे अस्पताल में ही लीजिए, शुरू में हमें पीपी किट की दिक्कत महसूस हुई, पर जैसे जैसे ये समय निकलता गया अब पीपी किट पूरी मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी बात रही वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर की आवश्यकता अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कम पड़ रही है। अब इसका कारण कुछ भी समझ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर एक बेसिक एक क्रॉस इम्यूनिटी है कि हम बहुत सारे वायरसों से खेलते हैं रोज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। इस पर मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा जो वायरस की स्ट्रेन है, इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। इसका वापस आता हूं आपके पास। जरूरत इंडिया में बहुत कम पड़ी है। डॉक्टर साहब इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर सी एल नवल, इसका मतलब ये है कि असली लड़ाई जो है वो अब शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कि इसकी रफ्तार को धीमा कर सकती थी सरकार लॉकडाउन के जरिए। अब जब लॉकडाउन खुला है और लोगों को काम पर निकलना ही है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों को निकलना पड़ेगा, इस बात को समझा जाना चाहिए, तो लॉकडाउन खोलना ही था। लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। तो अब गेंद हमारे ही पाले में है जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये कह सकते हैं हम कि अभी तक हम अपने घर में थे इसलिए सुरक्षित थे, कोरोना से बचे हुए थे, उससे दूर थे। अब हम कोरोना के बीच जाएंगे, अब हम कोरोना के साथ रहेंगे और फिर उससे लड़ेंगे, फिर उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो लोग जब घर से बाहर निकलेंगे, बस में भी बैठेंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस में सहयोगियों के बीच काम भी करेंगे, बहुत बार मास्क लगा नहीं लगा है ऐसी स्थिति भी रह गई, किसी चीज़ को छू भी लिया आपने, ऐसा भी होगा। तो असली खतरा है वो उससे 2-4 होने का वक्त अब आया है। तो असली सावधानी बरतने का वक्त भी अब आया है। डॉक्टर सी एल नवल, बिल्कुल सत्य है। देखिए कि अब तक लोगों में घरों में कैद थे या बंद थे, जिसकी वजह से लिमिटेशन में एक्सपोज हो रहे थे, लेकिन आज काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगा के रखना, एवं कोई इस तरह का कोई रोगी है जिसमें कि लक्षण हो उससे दूरी मेंटेन करना, ये अवेयरनेस आज पब्लिक में आई है। लेकिन ये दूसरा पहलू इसका आज जो इमर्जिंग पहलू है ये है कि आज 70 से 85% पेशेंट इस कोरोना बीमारी के बिना लक्षण के आज अस्पतालों में आ रहे हैं। ये बड़ा ही चिंता का विषय है जिसको कि पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे रोगी से दूसरे समाज में आज सोसाइटी में स्प्रेड होने का काफी ज्यादा अप्रीहेंशन है। अगर लक्षण हो तो निश्चित तौर से आदमी अपने आप को आइसोलेट भी कर सकता है, चाहे फैमिली हो या सोसाइटी हो, सबसे दूर रख सकता है। लेकिन ये जो बिना लक्षणों की बीमारी है अपने आप में एक बड़ा खतरा होकर निकली है। लेकिन आज पूरे समाज को जागरूक करते हुए ये निश्चित तौर से अपने को तय करना है कि आज अपने को आगे चल के इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, क्योंकि बचना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है और अपने कार्य भी होते रहें। इसलिए अवेयरनेस के बाद में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी सरकार ने, ये उचित पहलू है। बिल्कुल ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर राहुल, अमेरिका रुका नहीं, लॉकडाउन नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। इस खतरे को जानते हुए भी कि कोरोना है, लेकिन घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, उसके बीच रहेंगे, उसको उसके साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये जानते हुए, समझते हुए और करते हुए। तो अब वही स्थितियां अब हमारे सामने हिंदुस्तान में लॉकडाउन 4 में करीब करीब वैसी स्थितियां हैं। कंटेनमेंट एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सामान्य जो इलाके हैं वहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा आमतौर पर यूँ समझ लीजिए कि अब उस खतरे से 2-4 होने का और उसके बीच में सावधान रहने का, अपने आप को बचाने का वक्त, वो चुनौती आ गई है। तो क्या सीखना चाहिए हमको आपसे, अमेरिका से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के पैटर्न से? हाँ, जैसे यहाँ की हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि
हम किसी भी समाज या किसी भी कंट्री को आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। अपने इन भारत की समस्याएं, भारत की सुविधाएं अलग हैं, अमेरिका की अलग हैं, तो यहाँ पे उतनी डेंसिटी नहीं होती है जितनी कि इंडिया में अपने आप में होती है। तो हम ये कहें कि यहाँ पे लॉकडाउन नहीं था, यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया में लॉकडाउन के बाद भी इतने लोगों को जाना आना पड़ता है जितना कि यहाँ जनरली नहीं आते। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ के मुख्य अधिकतर शहरों में नहीं है, जबकि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मेजर ट्रांसपोर्ट है अधिकतर लोगों के पास। तो हमें सीखने की बात है, जैसे डॉक्टर मक्कड़ और डॉक्टर नवल ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो आएगी एसिम्प्टोमेटिक केसेस की, मतलब जिनको की लक्षण नहीं है। तो हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन इन्फेक्टेड है जिससे कि हमें हो सकती है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि मैं इन्फेक्टेड हूं और मैं किसी और को ना दूं, इसलिए मैं अपने आप को मास्क लगा के रखूं, किसी से जहां जरूरत ना हो वहां तक उससे उतना कम से कम इंटरेक्शन रखा जाए, और जो भी सोशल नॉर्म एक्सपर्ट्स की राय। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक्सपर्ट्स की राय, जैसे कि अभी डॉक्टर मक्कड़ ने कहा, डॉक्टर नवल ने कहा, सरकारी एक्सपर्ट्स की जो राय होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अफवाहों को और फेसबुक की राय को। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा सभी से, कि मैंने देखा है कि जैसे हम लोग कहीं अभी यहाँ पे जैसे लॉकडाउन नहीं हुआ, मैं अपने लंच टाइम में कभी कभी किसी पार्क में टहलने निकल जाता हूँ, तो लोग जब हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अपने आप थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं, जबकि वहाँ जस्ट वो 5-6 फीट अलग हट जाते हैं, चाहे उन्हें सड़क से उतर के थोड़ा सा घास पे चलना पड़ जाता है, या मैं बना लेता हूँ। तो वो एक हमें आदत बना लेनी चाहिए होगी, और उसमें एक रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, और कोई वो फीलिंग नहीं हो कि जी कि हर कोई बीमार है, ये मान के हम हटें कि नहीं मैं बीमार हूं, मैं किसी दूसरे को ना नुकसान पहुंचाऊं। और जो कि एक गलती यहाँ पे हुई, जैसे कि शुरू में जब बीच खोले गए तो यंग लोगों ने ये सोचा कि नहीं हमें तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको नहीं होता है और आपको शायद पता भी ना नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी आपके परिवार के बुजुर्ग को दे सकते हैं, उसको होगा तो उसकी कंडीशन ज्यादा खतरनाक होगी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। तो वही सब चीजें सीखने वाली। वापस आता हूँ राहुल आपके पास। डॉक्टर नवल, जो राहुल ने कहा कि वहाँ भी ये गलती हुई, और आपने भी बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ अब तो 75% से ऊपर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है। ये बात चिंतित करने वाली है। अगर हम ये पहलू देखें कि वो करियर हो सकते हैं, वो लोगों में फैलाएंगे, क्या इसके साथ ये बात हमको राहत देने वाली भी है कि हमारे लोगों में इम्यूनिटी का लेवल इतना हो गया है कि आपके शरीर में कोरोना है लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, आपके अंदर लक्षण नहीं है? ऐसे लोगों की तादाद जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हम चिंता मुक्त भी होते जाते हैं क्या, डॉक्टर सीएल नवल? बिल्कुल, निश्चित तौर से आपने जो ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छी वजह इसकी ये है कि जिन लोगों में सिम्टम कम हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये है कि जो कंसेप्ट एक्चुअली प्रूव तो नहीं हुए हैं, पर बीसीजी का वैक्सीनेशन जिस कंट्रीज में हुआ है, और दूसरा मीजल्स मम्स रूबेला के जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें निश्चित तौर से ही लक्षण भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है, उन लोगों का आईसीयू में एडमिशन भी काफ़ी कम है। तो ये अमेरिका से जो स्ट्रेन है इंडिया में काफ़ी डिफरेंट होने की वजह से मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम है, और मोर्टेलिटी कम होने की वजह से लोगों में थोड़ा सा एक अच्छी ये बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस भी है, इसके साथ महसूस करते हैं कि जैसा ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी इस चीज़ को फर्दर फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। राहुल जी ने बताया कि अमेरिका की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एजुकेटेड भी नहीं हैं, आपकी सलाह को नहीं मानते हैं। तो एडिक्वेट एक्चुअली हैंड हाइजीन से लेके, डिस्टेंस मेंटेन करने से लेके, रेस्पिरेटरी हाइजीन से लेके, मास्क यूज करने से लेके, इन सबका एक तरह से कोऑर्डिनेटेड यूज किया जाए तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपन इस चीज़ को कंटेनमेंट से मतलब काफ़ी अच्छे स्तर तक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा सहयोग है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आई है। फिर भी इस तरह से ये इसी को ज्ञान देने की जरूरत है कि आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने परिवार को बचा के रखें, जिससे कि बीमारी को रोका जा सके। दूसरा पहलू है, देखिए बिल्कुल ठीक, आज अमेरिका में उसके लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आज हाँ जी, हाँ बोलिए नवल साहब, बोलिए सीएल नवल साहब, बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। हाँ जी,
आज देखिए कि आज अमेरिका में जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई है, लगभग इतने से लेके मतलब 13-14 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कम से कम 1 लाख के लगभग मोर्टलिटी हो चुकी है। काफ़ी चिंता का विषय है। उसी प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया में कंडीशंस ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, पब्लिक का सहयोग भी है, पब्लिक की अवेयरनेस भी है, जिससे कि इसको 2 महीने तक अपन डिले कर पाए हैं। लेकिन मैं सभी से उम्मीद ये करूंगा, सहयोग की उम्मीद ये करना चाहूंगा कि जो अपन ने इस चीज को मेंटेन किया है उसको बना के रखें। वरना अगर ऐसा मान के चलते हैं कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग आज इंडिया में डेफिनेटली सफर कर रहे होते और कंडीशन बहुत खराब होती। लेकिन इसके साथ साथ आपकी आर्थिक इकोनॉमी को भी कंडीशन को देखते हुए आज की हमारी बहस का हम ये बहस लेकर इसलिए आए हैं, चर्चा इसीलिए लेकर आए हैं कि लोगों को समझ में आए कि लॉकडाउन के शिथिल हो जाने का मतलब कोरोना से लड़ाई शिथिल नहीं हुई है, हमको और ज्यादा मुस्तैदी से उस तरफ बढ़ना होगा। डॉक्टर मक्कड़, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं आप लोग, जिस पर आप कुछ बोल रहे थे, मैंने रोका था आपको, वो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा मुझे समझाइए कि किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो ही वो हर्ड इम्यूनिटी आती है उसमें, या हर्ड शब्द का जो मतलब है कि आप उस समूह में आप लोगों के साथ हैं तो आप भले ही किसी संक्रमित के संपर्क में आए नहीं आए, वो पूरे समाज में धीरे धीरे उसको लेकर इम्यूनिटी आ जाती है। और थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि ये हर्ड इम्यूनिटी अगर आती है, पहले की बीमारियों का क्या तजुर्बा रहा है हमारा, कितना वक्त लेती है ये? बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक तो होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी क्या है, एक एज ए समाज हमारी इम्यूनिटी क्या है। तो समाज में क्या है, फॉर एग्जांपल ये वायरस की इन्फेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से फैलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल खसरा है, मीजल जी, उसमें एक व्यक्ति एवरेज 12 व्यक्तियों को इन्फेक्शन देता है। तो अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मुझे मीजल है और मेरे आसपास 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 6 को पहले मीजल हो चुका है, तो 4 बचे, वो उन 4 को ही दे पाएगा। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि जो इन्फेक्टेड मरीज है उसके चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है इम्यून मरीजों की। तो ये जो आंकड़ा है इसको R0 बोलते हैं, जो मीजल का 12 है। इसी तरह से ये इसका जो है ये 2.5 है जी। और अब लॉकडाउन की वजह से इंडिया में घट के ये 1.27 1.28 रह गया। तो इस मामले में ये मीजल से कम खतरनाक है। तो हर्ड इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी, बट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बेसिकली वैक्सीन का रोल ज्यादा होता है। वैक्सीन से करनी चाहिए वो, ये आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 135 करोड़ लोगों में जब 90 करोड़ हो जाएंगे तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये तो बहुत दूर की बात है। तो हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप होती है, पर हाँ हर्ड इम्यूनिटी एक सोसाइटी में डेवलप हो सकती है, एक इलाके में डेवलप हो सकती है। जी जी ठीक है। अब डॉक्टर राहुल आपके पास आता हूँ। वैक्सीन आपका सेक्टर है, आप माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। जो कोरोना की शुरुआत थी उसके साथ ही फला इंस्टीट्यूट ने बना लिया वैक्सीन, इसके परीक्षण चल रहे हैं और अब कुछ ही दिन में वैक्सीन बनने वाला है, या इसके उलट कुछ खबरें सोशल मीडिया पे, तमाम तरह की खबरें, और सोशल मीडिया पे ही नहीं, कई तरह के दावे जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जिम्मेदारी के साथ भी किए गए हैं। मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि समय बहुत कम बचा है, आपसे समझना चाहता हूँ, वैक्सीन अगर इसकी तैयार होती है, कोरोना की तैयार होती है, किसी भी बीमारी की तैयार होती है, लोग बताते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग काम है, और इसकी वास्तविकता आप चूंकि अध्ययन करते हैं, आप इस काम में लगे हुए भी हैं, तो किन किन जगहों पे किस किस स्तर पर ये पहुंची है, क्या इसका वास्तव में कोई कॉन्क्रीट अभी तक कामयाबी मिली है या मिलने की उम्मीद है? राहुल, डॉक्टर राहुल जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक तरह से आप ऐसा वायरस या वायरस का कोई हिस्सा किसी हेल्थी इंसान को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसकी इम्यूनिटी को तो बढ़ा सके लेकिन उसको बीमारी ना कर सके। वो एक संक्षिप्त में बहुत ही सरलीकरण है एक वैक्सीन का। तो हम एक लाइव वायरस से डील कर रहे होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए और उसको इस फॉर्मेट में इंजेक्ट करने के लिए। तो वो एक बहुत ही ट्रिकी चीज है जिसको कि आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। तो वैक्सीन लैब में बनना और एक उसके लिए कैंडिडेट तैयार हो जाना अलग बात है, उसको पूरी उसकी सेफ्टी टेस्ट के बाद पॉपुलेशन में इनफेक्ट पॉपुलेशन को देना वो अलग बात है।
तो जब ये न्यूज आती है कि जी फलाने इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बना लिया, उसका अक्सर मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढा है, ऐसा वायरस का कंपोनेंट ढूंढा है जिसको लेके वो वैक्सीन बना सकते हैं। तो पहले वो जानवरों में टेस्ट होगी, फिर एक बहुत ही छोटे ग्रुप में टेस्ट होगी, इंसानों में जनरली 30-40 लोगों में। उसके बाद फिर वो बड़े ग्रुप में टेस्ट होती है, जिसमें कि 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है इंसानों को, कि एक को वैक्सीन दी गई, दूसरे को नहीं दी गई। अच्छा, इंसानों को आप जिनको दी गई या नहीं दी गई, आप उनको इनफैक्ट जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो फिर आपको उनको सोसाइटी में वेट करना पड़ता है कि उसका वाकई में असर क्या रहा। जो उनको वैक्सीन दी गई वो ज्यादा प्रोटेक्टेड थे या जिनको नहीं दी गई कोई फर्क ही नहीं था। तो वो ये सारा प्रोसेस हमेशा ये टाइम लेता है। दूसरा जो खतरा हमेशा वायरसेस के साथ बना रहता है कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ वायरस डिजीजें हैं, जैसे HIV है, उसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, क्योंकि वो वायरस इतनी जल्दी चेंज होते रहते हैं कि आप एक वायरस के एक फॉर्म के लिए, एक स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाएंगे, वो जब तक आप पूरी कम्युनिटी को दे पाएंगे तब तक वायरस चेंज हो जाएगा। तो अगली साल अगर वो वायरस आएगा तो वो डिफरेंट होगा, वो वैक्सीन नहीं काम करेगी। उस बारे में अच्छी बात ये है मेरी नॉलेज में कि ये वायरस उतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। जो सबसे अभी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि इस रूप में काम कर रही हैं, 7 से 8 कैंडिडेट हैं जो कि बहुत पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रायल्स में है, मतलब छोटे ग्रुप में। लेकिन ह्यूमन ट्रायल का मतलब चलो इंसानों को दे दी गई है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि उसमें से जिस ग्रुप को दी गई है उसका रिजल्ट्स क्या रहे, जिसको नहीं दी गई है उसके रिजल्ट्स क्या रहे। आप उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है, एनिमल्स को कर सकते हो, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जो सबसे अर्लीएस्ट एस्टिमेट है कि साल के एंड तक कुछ पता, अगर सब कुछ सही चलता है तो भी इस साल के एंड तक से पहले वैक्सीन आने के मेरे हिसाब से चांसेस, आखिर तक चांसेस वो तब है कि जब तक ये हर स्टेप पे फेल ना हो। तो वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन, उसके आने में वक्त लगेगा, लेकिन कोरोना हमारे सर पे खतरे के रूप में आज भी मौजूद है और अब बड़े खतरे के रूप में आ सकता है अगर हम सावधान नहीं रहते हैं। तो अगर हम ये महसूस कर लेते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि असली लड़ाई, जैसा विशेषज्ञ बताते हैं, अब शुरू होती है, जिसमें सावधानी एकमात्र हथियार हमारे हाथ में। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।